नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है, मैं हूँ कमल कांत। साथियों विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, हर पार्टी में हलचल चल रही है, टिकट लेने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, टिकट कटने के भी माहौल बन रहे हैं, टिकट लेने के भी माहौल बन रहे हैं। ऐसे में हमने कल आपको बताया था कि किस तरह से हांसी हलके में, जो कि हिसार लोकसभा सीट के अंदर आता है और उसे एक जिला बनाने की बात चल रही है, उसके अंदर जो हांसी सीट है, उसके जो मौजूदा विधायक हैं, विनोद भयाना, उनकी टिकट पर भी क्वेश्चन मार्क लगता दिख रहा है। ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? किस वजह से उन पर दबाव बन रहा है? किस वजह से उनकी टिकट कटने के माहौल बन रहा है, हालात बन रहे हैं? ये सारी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी। आप जानते ही हैं, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो पूरी परिस्थिति समझाएंगे कि विनोद भयाना को क्यों दिक्कत पेश आती दिख रही है। तो प्रद्युमन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। जी, प्रद्युमन जी, आप कल भी आपसे चर्चा हुई थी, तो आपने इस बात का ज़िक्र किया था कि विनोद भयाना जो है वो दिक्कत में फँस सकते हैं। बीजेपी के और जो स्ट्रॉन्ग नेता हैं, उनकी नज़र जो है फांसी सीट पर है। डीपी वत्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स हैं। उनका वो कोशिश कर रहे हैं फांसी से। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत और धर्मवीर सिंह जो हैं, उन्होंने एक सभा रखी हुई है फांसी हलके के अंदर, जहाँ करीब 6-7% यादव वोट भी है और जाट वोट अलग से है। तो ये मिलजुल कर इनकी कोशिश है कि यहाँ से उनके किसी प्रत्याशी को सीट मिले। तो पूरा माहौल क्या बन रहा है, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस बार जो हंसी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है, वो बड़ा रोचक होने वाला है और चुनाव से पहले प्रत्याशी किस पार्टी का कौन होगा, वो उससे भी ज़्यादा रोचक बनता जा रहा है। हंसी विधानसभा क्षेत्र में इस बार तमाम पार्टियों में टिकटों को लेकर के बड़ी मारामारी दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी में विशेषकर चूंकि बीजेपी सत्ता में है, तो उस पर ज्यादा फोकस रहता है कि सत्ता पक्ष से कौन प्रत्याशी होगा। विनोद भ्याणा की टिकट इस बार जिस ढंग के हालात दिखाई दे रहे हैं, तो अगर ये कहा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनकी टिकट कटना लगभग तय दिखाई दे रहा है और उसके पीछे कई कारण हैं और एक इतिहास भी है जो ये दर्शाता है कि विनोद भ्याणा इस बार हांसी विधानसभा से चुनाव जीतने के लिए उतने उपयुक्त प्रत्याशी दिखाई नहीं देते। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो विनोद भ्याणा मूल रूप से जो उनका गांव है वो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में आता है। सन 2000 से उन्होंने हांसी से चुनाव लड़ने की शुरुआत की और वो लगातार पाला बदलने के लिए मशहूर रहे हैं। एक ठिकाने पर विनोद भ्याणा ज्यादा समय तक कभी नहीं टिकते, वो लगातार अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, लगातार अपना नेता बदलते रहते हैं और लगातार जो अलग अलग चुनाव का अगर मैं उनका आपको विश्लेषण दर्शकों को बताऊंगा तो दर्शक भी ये समझ पाएंगे कि विनोद भ्याणा की राजनीतिक रूप से कितनी बड़ी हैसियत है, वो चुनाव जीतने में कामयाब हैं या नहीं हैं। उन्होंने सन 2000 में पहला चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी की टिकट पर और तब वो चौथे स्थान पर रहे, उनको 11,000 के आसपास वोट मिले और बड़ी बुरी हार उनकी हुई। 2005 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट काट दी और इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद वो फिर से चुनाव हार गए। 2009 में उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल जो थी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी, उसकी टिकट पर चुनाव लड़ा और वो कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल का इस इलाके में अपना एक प्रभाव रहा है, उस वोट बैंक के दम पर विनोद भ्याणा विधायक बन गए। लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के साथ ऐसा घुल खिलाया कि वो तुरंत विधायक बनते ही कांग्रेस में शामिल हो गए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चले गए और उसके बाद उनको सरकार में मुख्य संसदीय सचिव भी बनाया गया। कुलदीप बिश्नोई के साथ उन्होंने बहुत बड़ा धोखा और गद्दारी करने का काम किया, क्योंकि उससे पहले विनोद भ्याणा 2 चुनाव लड़ चुके थे और दोनों हार चुके थे और ये निश्चित था 2009 में भी अगर वो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी पर चुनाव नहीं लड़ते तो वो 2009 में भी चुनाव नहीं जीत पाते। इसके बाद विनोद भ्याणा
2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और उस समय वो मुख्य संसदीय सचिव रहे थे और निवर्तमान विधायक थे। उसके बावजूद उनकी बुरी हार हुई और वो चौथे नंबर पर रहे। 2014 के चुनाव के बाद कुछ समय वो कांग्रेस में रहे, उसके बाद उन्होंने फिर से हृदय परिवर्तन किया और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 2019 में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की इस इलाके में एक लहर चल रही थी, कांग्रेस का पूरे हिसार जिले में केवल एक विधायक जीता था, वो कुलदीप बिश्नोई। बाकी 6 जगह जेजेपी और बीजेपी के विधायक जीते थे। विनोद भ्याणा बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए। अब एक बार फिर से ये अटकलें शुरू हो गई हैं कि विनोद भ्याणा जो एक चुनाव हारते हैं, फिर जीतते हैं, फिर हारते हैं, फिर जीतते हैं, तो इस बार फिर से जो इतिहास दर्शा रहा है कि वो फिर हारेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 5 साल का जो उनको टेन्योर मिलता है, उस दौरान वो ना तो सही ढंग से लोगों से मेल मिलाप अपना रखते, ना हल्के में विकास के कार्य करते, और एक सबसे बड़ी जो कमी दिखाई दे रही है वो ये है कि वो अक्सर जो उनके विरोधी नेता हैं, उनके कामों में टांग अड़ाने का काम भी बार बार करते हैं। ये जग जाहिर है। झांसी में एक मेम के बाग का बहुत बड़ा मामला जो राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उठा, उसमें भी कहीं ना कहीं जो विनोद भ्याणा की जो भूमिका मेम के बाग में दिखाई देती है, उससे पूरी झांसी ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के लोग वाकिफ हैं। इसके अलावा लगातार झांसी के अलग अलग इलाकों, चाहे वो शहरी इलाके हों चाहे ग्रामीण इलाके हों, वहां सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार की बातें बार बार उठती रहती हैं। यहां तक कि विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग, और वो लोग, मैं एक बहुत बड़ी बात दर्शकों को बताऊं, जो लोग मनोहर लाल खट्टर जी के बड़े विश्वास पात्र इस इलाके में रहे हैं, वो भी विनोद भ्याणा की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह सार्वजनिक रूप से लगाते रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी विनोद भ्याणा की क्या कारगुजारियां रही हैं अपने विधायक के कार्यकाल में, उस पर लगातार चर्चा करते रहते हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस बार जिस तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत से सिटिंग विधायकों की टिकटें काटेगी, बहुत से जो प्रत्याशी जिन लोगों ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा है उनके टिकट काटेगी, और उसमें सबसे बड़ा नाम वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है वो विनोद भ्याणा का दिखाई दे रहा है। विनोद भ्याणा की टिकट कटने के पीछे क्या क्या लॉजिक है वो अब मैं दर्शकों को बताऊंगा। सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि इस लोकसभा के चुनाव में विनोद भ्याणा बार बार चौधरी रणजीत सिंह की जनसभाओं में झांसी से उन्हें 70,000 से ज्यादा वोटों से जिताने के स्वप्न दिखा रहे थे। बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने झांसी से 70,000 से ऊपर की जीत को वो निश्चित तौर पर बता रहे थे, लेकिन जब परिणाम आया तो हर कोई वो अचंभित 7,000 ही रह रह गया। जी तो वो 7,000 ही रह गया, 70,000 7,000 में कन्वर्ट हो गया। जी बिल्कुल, जब वो परिणाम आया तो हर आदमी अचंभित रह गया कि विनोद भ्याणा का झांसी हलके में कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद वर्तमान में नहीं बचा है, और अब जो रही सही कसर है वो पूरी कर दी है। इस झांसी इलाके से खुराना जिनका गांव पड़ता है, झांसी में बड़ा गांव है और महत्वपूर्ण गांव में शामिल है, वहां से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स आते हैं, उनका मूल गांव है, और वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस के राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में वो एचपीएससी के चेयरमैन रहे हैं। चेयरमैन बनने के बाद भी उनकी झांसी से चुनाव लड़ने की बड़ी प्रबल इच्छा थी, लेकिन बीजेपी ने उनको चुनाव से पहले ही राज्यसभा में भेज दिया, जिस वजह से 2019 का चुनाव वो नहीं लड़ पाए। वरना विनोद भ्याणा की जगह डीपी वत्स झांसी के विधायक 2019 में भी हो सकते थे। उसको लेकर के उन्होंने झांसी में एक बड़ी जनसभा भी की थी चुनाव से पहले, लेकिन उनको चुनाव से पहले ही राज्यसभा में भेज दिया गया। अब चूंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है तो उन्होंने झांसी से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। अब जो उनका सबसे बड़ा समीकरण यहाँ झांसी में बन रहा है
वो ये है कि वो खुद पंजाबी समाज में ब्याहे हुए हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है वो पंजाबी परिवार से है और वो खुद शर्मा है, ब्राह्मण हैं। तीसरी बड़ी बात, वो खापों के बड़े नेता हैं और हांसी विधानसभा क्षेत्र में खापों का बड़ा प्रभाव है। यहाँ 7 बास जो खाप है, जिसमें 11 गांव आते हैं और जिनमें 9 गांव, जिनमें कंवारी, दमाणा, मुजादपुर, उमरा, सुल्तानपुर, देपड़, ढढेरी, रामायण, मामनपुरा और प्रेमनगर, ये तमाम इलाका इस हांसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां डीपी वत्स का अच्छा खासा प्रभाव है। एक बहुत ये बड़ी बात खाप मैं को दर्शा। पहले एक बार समझ लेते हैं प्रद्युम्न जी, क्या ये जी, ब्राह्मणों में भी खाप होती है, या खाप का नेता ये जाटों की खाप है और उनका नेता कोई भी हो सकता है, गैर जाट भी हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं क्या आप? देखो जो देखो जो खापें होती हैं, ये गोत्रों आपकी की आवाज खापें थोड़ी होती कट रही है, दोबारा से हैं। बोलिए एक बार। हमारी हाँ जी, अब आ रही। खापों खापों के बारे में ये है कि कहीं तो स्रव जातीय खाप होती हैं, जिसमें तमाम अच्छा। जातियां आती हैं, जैसे सतरोल है। जो जनरल जी, डीपी वत्स है, वो सतरोल खाप से आते हैं, जिसमें अच्छा। सारी जातियां हैं। उसमें गांव का एक इंडिकेशन होता है कि ये गांव इस सतरोल खाप में आते हैं। रोगी खाप जी, है, जैसे रोगी खाप हमारे यही है, नारनौंद हल्के के गांव आते हैं, उसमें बरवाड़ा के भी कुछ गांव आते हैं। तो जो रोगी खाप है, उसमें आसपास के गांव हैं। इसी तरह से जो 7 बास खाप है, 7 बास जड़िया खाप बोलते हैं, इसमें जी। 11 गांव आते हैं, जिसमें 9 गांव हांसी विधानसभा में पड़ते हैं और जो 2 गांव हैं वो बरवाड़ा हल्के में पड़ते हैं। जी, तो इसके कुल अलावा जमा ये हुआ कि जो खाप है वो गांव आधारित खाप भी हो सकती हैं और जी, समुदाय आधारित खाप भी हो सकती है। तो साथियों, प्रद्युम्न जी दोबारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंटरनेट बेस्ड होता है सारा सिस्टम जितना होता है टेक्निकल, और इसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, खास तौर से बरसातों के दिनों में, जब आकाश में जो है बादल होते हैं और वेव की मूवमेंट्स को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। तो प्रद्युम्न जी बता रहे थे कि खाप हरियाणा में 2 तरह की होती है। जनरली खाप को एसोसिएट किया जाता है जाटों के साथ, क्योंकि जाट जिस बिरादरी से होते हैं, जो एक उनका समुदाय होता है, जैसे मलिकों की खाप हो गई, दलालों की खाप हो गई, यानी दलाल एक कास्ट है जाटों के अंदर, और उन जितने भी दलाल पूरे प्रदेश के होते हैं या पर्टिकुलर एरिया के होते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया के, उनकी खाप होती है। उसी तरह से खाप गाँवों की भी होती है, उसमें जाति का कोई लेना-देना नहीं होता है। पूरी जात जो है, पूरे गाँव जो है, वो एक खाप से जुड़े होते हैं। साथियों, आपको मैं एक चीज़ और बता दें कि ये खाप बनती क्यों थी? खाप इसलिए बनती थी कि अपने-अपने इलाके को डिफेंड करने के लिए, अपनी जो जब आक्रमण होते थे हिंदुस्तान पर नॉर्थ की साइड से या आक्रांताओं की तरफ से, तो एक खाप बनाई जाती थी। खाप का मतलब होता था एक छोटा एक छोटी सेना, इलाके की छोटी सेना, उसको खाप का ये रोल होता था। उसे कहते खाप थे, लेकिन रोल उसका यही होता था, अपने गाँवों को या अपने समुदाय को या अपने वर्ग को, अपने इलाके को डिफेंड करना। तो प्रद्युम्न जी, जी जुड़ गए, आपको आवाज़ आ रही है? जी। तो आप बता रहे थे कि वत्स जी जी, जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वत्स जो हैं, वो गाँवों की खापों के नेता हैं। तो उससे आगे चलते हैं। जी। तो अब जो लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स हैं, उन्होंने जब से ताल ठोकी है, तब से हांसी की जो राजनीति है वो बड़ी गर्मा गई है। एक बहुत बड़ी बात मैं और बताऊं, वो ये है कि हांसी में पुराने भाजपाई जितने भी थे या जो लोग टिकटों के दावेदार थे, उन सब में से अधिकतर को विनोद भ्याणा ने अपने कार्यकाल में पूरी तरह से खुडे लाइन लाने का काम किया, जिसकी वजह से वो लोग भी चाहते हैं कि विनोद भ्याणा की बजाय कोई नया चेहरा इस इलाके से चुनाव लड़े। अब मैं अगर दूसरा नाम जो दिखाई दे रहा है वो है राव इंद्रजीत और जो चौधरी धर्मवीर सिंह की जो जोड़ी है, जो अब यहाँ पूरी तरह से मैदान में उतर गई है। और उन्होंने 7 तारीख को 2 कार्यक्रम हांसी में रखे हैं। हांसी में जो यादव बाहुल्य जो गांव हैं, उनमें भी कई गांव यादव बाहुल्य हैं, जिनमें मुख्य रूप से जमावड़ी,
ढाणा कलां, ढाणा खुर्द, दमाणा, मामनपुरा और इनके अलावा कई अन्य छोटे गांव भी हैं जो यादव बाहुल्य गांव हैं और वहां राव इंद्रजीत का अपना एक प्रभाव है। उनका जो गोत्र के लोग हैं वो भी इस क्षेत्र में हैं। और चौधरी धर्मवीर सिंह की एक खास बात यह है कि 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले बड़े जोर शोर से एक चर्चा थी कि चौधरी धर्मवीर सिंह झांसी से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये अलग बात है कि वो एमपी बन गए और उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, तो इन दोनों नेताओं का भी इस इलाके में प्रभाव है। अब ऐसा लग रहा है कि विनोद भ्याणा को ये तमाम जो बड़े नेता हैं इनकी ये कोशिश रहेगी कि उनकी बजाय कोई नया चेहरा हांसी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बने। जी जी, तो कुल जमा ये कि विनोद भ्याणा पर जो है वो खतरे की घंटी मंडरा रही है। आप एक बात और जिक्र कर रहे थे कि विनोद भ्याणा जी को अगर टिकट नहीं मिलता है बीजेपी से, तो वो पार्टी भी बदल सकते हैं, फिर से वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। जैसा आपने बताया, उनको पार्टी बदलने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी होती नहीं है। बहुत सारी पार्टियों के जी वो सर काट के आए हैं, महफिल सजा के आए हैं। तो एक बार फिर वो चुनाव तो वो लड़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय लड़े। वो अजका से जीते थे, चौधरी भजनलाल की पार्टी से। भाजपा से आपने अजका, बताया अजका तो बोला मैंने। जी। तो वो अगर चुनाव तो वो लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय लड़ें, चाहे बहुत सारी पार्टियां हैं, इनेलो है, जेजेपी है, जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को अपने टिकट दे सकती हैं। तो आपको जी क्या लगता है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है बीजेपी से, तो क्या रास्ता पकड़ सकते हैं? देखो, इस बार जो हालात लग रही हैं वो ये है कि जैसा आपने कहा और मैंने भी शुरू में कहा कि विनोद भ्याणा जल्दी जल्दी अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, अपने नेता बदलते रहते हैं। वो कहीं स्थायी तौर पर किसी पार्टी में नहीं टिक पाए हैं। उनका ये इतिहास भी रहा है। वो पहले कांग्रेस में रहे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर वो हजका में चले गए, वहां से फिर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से फिर वो बीजेपी में चले गए और अब वो बीजेपी से, अगर बीजेपी उनकी टिकट काट देती है, जैसा कि संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं, तो कहीं ना कहीं वो नया ठिकाना जरूर ढूंढेंगे। चुनाव तो वो लड़ेंगे। उसका कारण ये है कि वो लगातार 5 चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन बात जीतने और हारने की है। चुनाव 20 प्रत्याशी लड़ते हैं। आज हांसी विधानसभा क्षेत्र में ये हालात है कि विनोद भ्याणा को हराने के लिए तमाम जो नेता हैं वो एकजुट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पिछला चुनाव भी विनोद भ्याणा हार जाते, मैं एक और बहुत बड़ी बात दर्शकों को बताऊं, पिछला चुनाव भी वो हार जाते। ये तो एक अलग सिस्टम चुनाव में ये बना कि यहां से 7 बार जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर गया और उस निर्दलीय प्रत्याशी को 20,000 के आसपास वोट मिले, जिनमें मोस्टली जाट समाज का वोट उनको मिला, जिसकी वजह से विनोद भ्याणा जीतने में कामयाब रह गए। नहीं तो वो वोट उस समय विनोद भ्याणा की बजाय जो जेजेपी के प्रत्याशी जो खड़े हुए थे उनको वो वोट पड़ते और विनोद भ्याणा वो चुनाव हार जाते। लेकिन इस बार जिस तरह के हालात दिखाई दे रही हैं, इतना निश्चित है कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लड़ेंगे किस पार्टी से, वो समय की बात है। अभी एक प्रेस के किसी साथी से बात करते वक्त भी विनोद भ्याणा ने एक बात बड़े जोरों से कही कि वो हर हालात में हांसी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पिछले जो 4-5 दिन का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें डीपी वत्स द्वारा एकाएक हांसी से अपनी दावेदारी ठोक देना, राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह के द्वारा बड़ा झलसे का कार्यक्रम करना, कहीं ना कहीं इन नेताओं को भी ऊपर से कोई इंडिकेशन मिली होगी, तभी इतने बड़े नेता हांसी की सियासत में आए हैं। वरना तो डीपी वत्स राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और राव साहब और चौधरी धर्मवीर सिंह फिलहाल एमपी हैं। वो अगर विनोद भ्याणा की टिकट की श्योरिटी होती तो ये नेता चुनावी समर में नहीं कूदते, हांसी के इस अखाड़े में नहीं आते। कहीं ना कहीं इनको ऊपर से इंडिकेशन मिला है और पिछले 4-5 दिन से जब से ये घटनाक्रम हुआ है, हांसी हल्के की तमाम राजनीतिक
जो लोग हैं जो राजनीति को जानते हैं उनमें इस चीज की चर्चा चल पड़ी है कि विनोद भ्याणा की टिकट कटने जा रही है। जी। तो आपने कहा कि इसमें एक दाव जो खेला है वो राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह ने खेला है, तो क्या इनके पास जी। कोई कैंडिडेट है? जैसे एक कैंडिडेट तो लेफ्टिनेंट जनरल वत्स हो गए, तो क्या इनके पास भी कोई कैंडिडेट है वहां खड़ा करने के लिए? देखो, कैंडिडेट अभी फिलहाल ये नहीं कह सकते कि ये नेता किस पर दांव खेलेंगे। जी वो तो पहले ये जलसा ये इनका होगा, जो जनसभा है ये कितनी कामयाब होता है इनका अभिनंदन समारोह। और एक बहुत बड़ी बात जो अभिनंदन समारोह में जो दिखाई दी, जो उसके पोस्टर लगे हुए हैं उसमें भी कहीं विनोद भ्याणा का कोई फोटो नहीं है। ये इंगित करता है कि जो बीजेपी अनुशासनात्मक पार्टी है उसमें एक विधायक का फोटो ना होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब बीजेपी से विनोद भ्याणा के जो दिन हैं वो लदने वाले दिखाई दे रहे हैं। जहां तक आपने प्रत्याशी की बात की, हांसी हलके में लगभग 2 दर्जन के आसपास नेता फिलहाल चुनाव लड़ने के स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब राव साहब और चौधरी धर्मवीर सिंह किसको अपना आशीर्वाद देते हैं ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। जी, ये तो अभी बाद में डिसाइड होगा कि कैंडिडेट जो होगा वो राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह का होगा या पार्टी के आला कमान की तरफ से होगा। ये तो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने जो मौजूदा स्थिति है और जो राव इंद्रजीत और धर्मवीर सिंह का वहां पर जो सभा हो रही है उसके कारण और उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया। तो आप साथियों, आपको पूरा ये क्लैरिटी हो गई होगी कि हांसी की जो सीट है वो थोड़ी फंसती हुई सीट है, वहां पर कैंडिडेट का बदलाव किया जा सकता है और बहुत सारे प्लेयर वहां पर एक्टिव हो गए हैं। प्रद्युम्न जी, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।